बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट हारून कबीर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून कबीर ऑफिशियल्स। दोस्तों, आपने हमारी लर्न बिजनेस विद हारून कबीर ऑफिशियल सीरीज़ की पिछली वीडियो में बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लीगल फाउंडेशन के बारे में सीखा, और आज हम बात करेंगे बिजनेस बैंकिंग और फाइनेंशियल हैंडलिंग कैसे करनी है। दोस्तों, जब आपका बिजनेस लीगली रजिस्टर हो जाता है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम स्टैब्लिश करना। ये सिस्टम इंश्योर करता है स्मूथ कैश फ्लो, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग और ट्रस्टवर्दी डीलिंग्स। चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल कस्टमर, बैंकिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बिजनेस बैंकिंग सिर्फ अकाउंट ओपन करना नहीं है, ये समझना है कि पैसे का फ्लो कैसे होता है, पेमेंट्स कैसे सिक्योर होती हैं और रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। दोस्तों, बिजनेस बैंक अकाउंट आपके पर्सनल और कंपनी फाइनेंशियल्स को सेपरेट करता है। ये ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ये ज़रूरी है कि टैक्स फाइलिंग और ऑडिट पर्पस के लिए ये ज़रूरी है, क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आपने कंपनी के बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। उसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके साथ आपका NTN सर्टिफिकेट, बिजनेस लेटर हेड स्टैम्प के साथ, और ऑनर या डायरेक्टर का CNIC की कॉपी, और अगर आपकी SECP के साथ रजिस्टर्ड है तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका एड्रेस के प्रूफ के लिए कोई यूटिलिटी बिल या कोई ट्रेसेबिलिटी के लिए कोई एग्रीमेंट, आपने अगर रेंटल बिल्डिंग है तो उसके लिए आपका रेंटल एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। दोस्तों, हमेशा बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करें, पर्सनल सेविंग्स अकाउंट यूज़ ना करें। अच्छा दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट्स आर। पहला बिजनेस अकाउंट, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। ये डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। इसके अंदर आपकी जितनी भी पेमेंट होती है उसको आप अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और अनलिमिटेड विड्रॉल्स कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। दूसरा अकाउंट, उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये नॉर्मली फॉरेन करेंसीज सच एज USD, यूरो, पाउंड या जो बाकी करेंसीज़ हैं उनमें ओपन होता है। ये नॉर्मली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए ओपन करते हैं, और जो भी जिस भी करेंसी के अंदर पेमेंट आती है उसी करेंसी के अंदर अकाउंट के अंदर होल्ड रहती है। नेक्स्ट, बिजनेस अकाउंट प्लस या SME अकाउंट। ये स्मॉल जो बैंक्स हैं SMEs के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के साथ ओपन करते हैं। इसके अलावा एक एस्क्रो अकाउंट होता है, इसको हम थर्ड पार्टी टेम्प्रेरी फंड्स होल्ड करने के लिए, जब तक एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता, इस तरह से ये बैंक ओपन किया जाता है, अकाउंट ओपन किया जाता है। ये नॉर्मली E-कॉमर्स या इंटरनेशनल डील के लिए होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं पेमेंट्स मेथड विद इन पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो वो कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लोकल बिजनेस के लिए नॉर्मली या तो कैश पेमेंट्स अपना होती हैं या चेक्स होते हैं, जिस तरह जो ट्रेडिशनल लेन देन होता है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र्स हैं। ये एक फास्ट एंड सिक्योर सिस्टम होता है। इसके अलावा क्रॉस चेक्स हैं, पे ऑर्डर हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं। ये नॉर्मली जो लार्ज पेमेंट्स होती हैं, बड़ी पेमेंट्स के लिए एक सेफ़ तरीक़ाकार होता है पेमेंट का। इसके अलावा छोटी पेमेंट्स के लिए मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग है। ये इसके अलावा POS हैं, जिस तरह से ये डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स या क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, देयर सम थिंग्स जो कि आपको मेंटेन करने चाहिए फॉर योर बिजनेस। ये कुछ रिक्वेस्ट हैं, कुछ आपको सिफारशात हैं, कुछ आपको एडवाइसेस हैं जो कि आप कोई भी छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा, लेकिन ये वाली चीज़ें आपको मेंटेन करना ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, डेली कैश बुक।
ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब तक आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप बिज़नेस में ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप बैंक के साथ अपनी तमाम पेमेंट्स की रिकन्सिलिएशन कंटिन्यूसली करते रहें। इसके अलावा एक्सपेंस रिसिप्ट्स और सेल्स इनवॉइसेस, कस्टमर सप्लाई लेजर्स, इन तमाम को मेंटेन करना एक कारोबार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिफरेंट तरह के डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स है, वेव, ज़ोहो, या इस तरह से एक्सेल के अंदर भी आप एक छोटा मोटा कैश फ्लो का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या डिफरेंट तरह की ईआरपी को यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉफिट और टैक्सेस मॉनिटर करने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों जब आप इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट पेमेंट टर्म्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स समझना ज़रूरी होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि जी आपकी पेमेंट कब और कैसे मिलेगी। अब हम कुछ इंटरनेशनल कॉमन जो पेमेंट टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो इसमें सबसे जो कॉमन है उसको हम कहते हैं एडवांस पेमेंट। ये टीटी के थ्रू होता है। बायर एडवांस में पेमेंट थ्रू टेली ट्रांसफ़र आपको भेज देता है, जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में लैंड करता है। फिर सेलर जो है वो शिपमेंट करता है। ये नॉर्मली सेलर्स के लिए लो रिस्क होता है, लेकिन बायर्स नॉर्मली इसको प्रेफर नहीं करते। अगली जो टर्म है उसको हम कहते हैं ओपन अकाउंट। सेलर पहले गुड्स बेचता है और बायर जो है उसको बाद में पे करता है। ये नॉर्मली सेलर के लिए थोड़ा सा रिस्की अपना काम होता है, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट बायर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, या आप खुद अपनी कंपनी है, या आपने कुछ ऐसी टर्म्स रखी हैं, तो आप इस तरह से कारोबार कर सकते हैं। अगली टर्म है दोस्तों उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल, या डीए या डीपी, डिफरेंट नाम इसके हो सकते हैं। ये नॉर्मली बैंक डॉक्यूमेंट्स आपके होल्ड करता है। आप शिपमेंट भेज देते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक जो है वो उस वक़्त तक डॉक्यूमेंट्स होल्ड करता है जब तक जो इंटरनेशनल बैंक है वो बायर आपको पे या एक्सेप्ट ना करे। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, पेमेंट ट्रांसफ़र होते हैं, जो अपना बैंक है वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करता है, और डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आपकी शिपमेंट रिलीज़ हो जाती है। अगला जो पेमेंट टर्म है उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। आपने बहुत सुना होगा, ये कॉमन टर्म है जिसको हम कहते हैं। ये नॉर्मली बैंक गारंटी देता है कि उसमें पेमेंट मिलेगी। इसका एक एक प्रोसीजर होता है कि जैसे ही आपका कस्टमर आपके लिए एक एलसी ओपन करता है, तो बैंक उसके इवज़ उतनी पेमेंट की कुछ गारंटी कुछ ना कुछ लाजमी मैनेज करता है। ये नॉर्मली दोनों के लिए सेफ़ होती हैं, बायर और सेलर दोनों के लिए। इसके अलावा कंसाइनमेंट बेसिस शिपमेंट होती हैं। गुड्स शिप हो जाती हैं, लेकिन ओनरशिप सेलर के पास रहती हैं जब तक सेल ना हो। जैसे ही वो सेल होती हैं उसकी प्रो पेमेंट आती रहती हैं। ये नॉर्मली रिस्की टाइप ऑफ बिजनेस है। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जो बैंकिंग टर्म्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एलसी। एलसी एक बैंक गारंटी होती है जिसके अंदर एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी अगर वो शिपमेंट कंडीशंस फुलफ़िल करेगा। आपने एलसी के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफ़िल किया, शिपमेंट की, डॉक्यूमेंट आपने बैंक में जमा कराए, एक्सेप्टेंस हुई, पेमेंट आपको आ गई। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एलसी एट साइट, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कंडीशंस पूरी की हैं, साथ ही पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई। इसका जो सेकंड है उसको हम कहते हैं एलसी 90 डेज़ और 60 डेज़ और 120 डेज़। इसको हम नॉर्मली अनसेंस एलसी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और जो भी उसके ऊपर टर्म्स होती हैं, 30 डेज़ हैं, 60 डेज़ हैं, 90 डेज़ हैं, 120 डेज़ हैं, उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट एलसी की किस्म होती है उसको हम कहते हैं कंफर्म्ड एलसी। ये बैंक की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा गारंटी होती है कंफर्म्ड एलसी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप बैंक पहले ही पेमेंट होल्ड कर लेता है, और जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, बैंक को किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती बायर से, वो पैसे आपको ट्रांसफ़र कर देता है। अगली किस्म है उसको हम कहते हैं इरिवोकेबल एलसी। ये एक ऐसी एलसी होती है जिसके अंदर आप किसी किस्म की चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल उसमें कोई गलती हो गई है या कोई ऐसी कंडीशन उसमें डाल दी गई है, उस कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है अगर उसका एलसी को मैच्योर करना है तो।
अदरवाइज़ वो एलसी चेंज नहीं होगी, वो अपना आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। दूसरी टर्म जिसको हम टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या टीटी कहते हैं, ये नॉर्मली डायरेक्ट बैंक टू बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर कोई और थर्ड इन्वॉल्व नहीं होता। ये 1 से 3 दिन के अंदर नॉर्मली पेमेंट आपके बायर के अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगली टर्म जो हमने डिस्कस की वो है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। इसके अंदर बैंक डॉक्यूमेंट होल्ड करता है और जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर देता है। इसके अंदर डीपी का मतलब है पेमेंट के बाद डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और डीए का मतलब है कि फ्यूचर पेमेंट प्रॉमिस पर डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है वो है जी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे को फिक्स डेट पर पेमेंट करती है। अगली टर्म इसको हम कहते हैं स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड हर बैंक का एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। वो इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का हो सकता है HABBPKKA, मतलब दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर हो सकता है। ये हर बैंक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगली जो टर्म है उसको हम कहते हैं आई बैन। आई बैन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये नॉर्मली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए होता है। इसके अंदर पूरी पेमेंट हायरार्की कि किस बैंक से किस बैंक में पेमेंट जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, और आपके बैंक तक कहाँ कहाँ से होते हुए पेमेंट आएगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आई बैन के अंदर होती है। अगली टर्म है उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर नॉर्मली फॉरेन करेंसी रिसीव होती है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर अकाउंट है तो उसमें यूएस डॉलर रिसीव होंगे, यूरो है तो उसमें यूरो अकाउंट होंगे, पाउंड है तो उसमें पाउंड होंगे, और उसी करेंसी के अंदर पेमेंट होल्ड होती है। उसके अंदर पेमेंट एक्सचेंज रेट के थ्रू एक्सचेंज होके आपकी लोकल करेंसी में सेव नहीं होती। अगली टर्म एक्सचेंज रेट जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया। बेसिकली एक्सचेंज रेट बेसिकली उस रेट को कहते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी और आपकी लोकल पीकेआर को एक्सचेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल करेंसी की वैल्यू यूएसडी वर्सेस पीकेआर क्या है, जो डेली चेंज होती रहती है और इसमें से प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आज आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, जब आपने बुक किया था उस वक्त डिफरेंट होगा। अगर तो एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा हुआ तो आपका प्रॉफिट के अंदर कम या ज़्यादा चेंजेस हो सकती हैं। अगली जो टर्म उसको हम कहते हैं इनवाइस टाइप। अच्छा दोस्तों, इनवाइसेस दो तरह की होती हैं। एक उसको हम कहते हैं परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस बेसिकली शिपमेंट से पहले भेजी जाती है, इसकी बेस के ऊपर बायर आपको पेमेंट करता है। दूसरी इनवाइस उसको हम कहते हैं कमर्शियल इनवाइस। ये बेसिकली शिपमेंट के बाद शिपिंग डॉक्यूमेंट के साथ भेजी जाती है, जो कि कस्टम क्लियरेंसिंग एजेंट इस इनवाइस की बेस के ऊपर आपकी शिपमेंट को वेरीफाई करने के बाद कस्टम क्लियरेंस करता है। अच्छा, अगली टर्म उसको हम कहते हैं जी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, BRC। BRC बेसिकली प्रूफ होता है कि आपकी जो पेमेंट आई है ये फॉरेन पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव हो गई है। इसमें एक्सपोर्ट या टैक्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके थ्रू आप ये साबित करते हैं कि जो आपकी जो पेमेंट है ये फॉरेन रेमिटेंस है, जो कि या फॉरेन पेमेंट है जो कि आपके अकाउंट में आई है। अच्छा दोस्तों, बायर अपनी बैंक से साइट एलसी ओपन करता है और उसके बाद आपका पूरा एक प्रोसेस होता है। मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक राशिद मेरा दोस्त है, उसकी एक कंपनी है। उसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि राशिद को जब स्पेन से $10,000 का एक ऑर्डर मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, परफॉर्मा इनवाइस इशू करता है, बायर अपनी बैंक से एलसी एट साइट ओपन करता है, राशिद गुड्स शिप करता है और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है। बैंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके बायर की बैंक को भेजता है और पेमेंट FCA में रिसीव होती है।
यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करता है और बैंक बीआरसी इशू करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और इसका रिज़ल्ट पहली इंटरनेशनल पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सेफ और कंप्लायंट और ट्रस्टेबल पेमेंट होती है। दोस्तों, मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जिक्र करते हैं। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को सेपरेट रखें। जैसे ही आपका पर्सनल फाइनेंस बिजनेस के साथ मर्ज होता है तो ये आपकी पर्सनल और बिजनेस दोनों के अंदर प्रॉब्लम आती है। कभी कभी पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्स ना करें, सेपरेट अकाउंट और रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करें। रेगुलर ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड आपको लोन और ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल बनाती हैं। तीसरी चीज़, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम। पाकिस्तान एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें लो इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल के थ्रू या इसके अलावा LTFF मशीनरी और इंडस्ट्री सेटअप के लिए दिया जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो रीफाइनेंस स्कीम के थ्रू। तो आप उसको गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारों के साथ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी वीडियो के बाद। आपको मैं वो तमाम जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, जो फाइनेंस अपना स्कीमें दे रही हैं गवर्नमेंट, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मंथली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाएं, क्वार्टरली बैंक रिकन्सिलिएशन करें, एनुअली टैक्स रिटर्न फाइल करें और ऑडिट रेडी रिकॉर्ड मेंटेन करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू डू द कस्टमर कम्युनिकेशन, हाउ टू नेगोशिएट विद देम एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द क्लाइंट। अगर आपको इस टॉपिक के मुतालिक कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका सही जो भी आंसर होता है मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी ये शेयर की हुई किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी सदका जारिया बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।